इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी कि 1 अप्रैल से 30 जून में जो डिडक्शन ली वो हमने अगले साल की फाइल के अंदर भी इसको रख देना है, सो दैट क्लाइंट इसमें कोई ना करे, क्योंकि एआई टूल्स जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ये जरूर इस चीज को कैप्चर करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 10AA के अंदर अमाउंट जो है उस पे अगर आपने जो क्लेम किया है, क्योंकि यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट जो है वो अलग से आता है अंडरटेकिंग का, उसके ऊपर जो है कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन डेट जो है वो आपको जरूर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में अगर कोई कंडीशन फुलफिल की है तो वो आपको एलिजिबल होगा 10AA के लिए। ये भी चेंजेस 1 to 6 में सभी फॉर्म्स में आए। सिमिलरली कैपिटल गेन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सभी सेक्शन 54 से लेकर 50GB तक, और शॉर्ट टर्म के लिए 54B से लेकर 54GA तक, ये सेक्शंस में जो ATC और बाकी सेक्शंस के अंदर चैप्टर 6A के जैसे डिडक्शन लेनी है ऐसे ही यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हमको 2 पार्ट के अंदर इसको भी डिवाइड करना है। और एज आई टोल्ड यू दैट इसका एक वर्किंग पेपर अगले साल की फाइल में भी वी मस्ट कीप इफ वी आर टेकिंग द डिडक्शन। या मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर मैं कोई पेमेंट ऐसी कर रहा हूं जो कि अप्रैल 1 से लेकर 30 जून के बीच में है और उसकी मैं डिडक्शन यहाँ नहीं ले रहा हूं, तो वो मुझे अभी कोई जरूरी नहीं है कि मेरी सारी 30 जून तक की जितनी भी पेमेंटें हैं उन पे सब पे मुझे डिडक्शन लेनी पड़ेगी। मेरा ऑप्शन है, मैं चाहूं तो लूं, चाहूं तो मैं उसको अगले साल के लिए लूं। बहुत सारे लोगों ने अपनी LIC की पेमेंट डेफर कर दी, या पिछले साल की LIC को नहीं क्लेम कर रहे हैं, अगले साल लेंगे क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरी हो गई है, तो वो ले सकते हैं अगले सालों में। ये 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे लास्ट ईयर बजट में, फाइनेंस एक्ट 2019 में, 80EA, EEA, 80EEB, ये भी जो है हमारा जो है इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, और ये शेड्यूल जो है उसके अंदर इसको शेड्यूल D1 सॉरी या DI, इसके अंदर इन्होंने इसको डाल दिया। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ D1 वाला, ये सिर्फ 2 नए जो आए हैं वो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद ये 2 और सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि चैप्टर 6A में है। ये 80LA1, 100% डिडक्शन फॉर 10 ईयर आउट ऑफ 15 ईयर्स फॉर बैंक्स, और 80LAIA, ये दोनों डिडक्शन जो हैं पिछले साल ये जो फाइनेंशियल जो है सेक्टर के अंदर हमारी गुजरात गिफ्ट सिटी में उनके लिए था। सिमिलरली 80PA, ये भी एक नई डिडक्शन इन्होंने स्टार्ट करी थी फॉर 5 ईयर्स, उसको लिए इन्होंने कॉलम में नेसेसरी चेंजेस कर दिए हैं। नाउ आई विल टेक यू टू 4 फॉर्म्स 1, 2 and 3 and 4 where the changes have been made in common. Now this is the point where I will request Guruji to look into and to seek the various clarification for which I am raising the concern about this. Actually ये 7th प्रोविजो जब लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जब मैं आपको सेक्शन में लेके जाऊंगा और जब ये यूटिलिटी में जो चीज आई है जब हम इसको देखते हैं तो इसमें जो है काफी जो है वेरिएंस है so far as related to consumption of electricity and also 2 लाख जो हम फॉरेन ट्रैवल के ऊपर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको वो बताऊंगा कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी जो मुझे अब तक समझ में आई या मेरे लोगों ने मुझे बताई। तो मैं हाँ जी संजय जी, सर, हाँ जी। 7 प्रोविजो फॉर्म 1 के लिए तो हटा दिया गया है, फॉर्म 1 और 4 के लिए नहीं सर, 29 मई को हटाया था, 31 मई को, लेकिन 29 सर मई को, 29 मई को अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो फॉर्म नंबर में 1 यूज कर सकता हूँ बिलो टैक्सेबल सैलरी हो तो? नहीं, देखिए फॉर्म 1 जो यूज करने के लिए उन्होंने डाला है, अगर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न इन फॉर्म नंबर 1, तो उन्होंने वहां पर प्रोविजो 7 को हटा दिया। 2 चीजें हटाई थी, मेरे को याद है 29 मई सर वो तो एक तो कोऑनरशिप हटाई थी, कोऑनरशिप, और दूसरा ये भी हटाया। ये मैं चेक कर लूंगा,
मैं दोबारा अभी अभी चेक कर 29 लूंगा। मई को किसी को देख ले कि 29 मई को जो नोटिफिकेशन आया है, कोई हाँ जी, हाँ बैठे जी, बैठे देख लेगा अश्विनी को, तो उसमें डाला हुआ है मेरे ख्याल। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है। अश्विनी जी जरा देख लो, नहीं तो कालरा जी को बोलो, कालरा जी देख लेते हैं। और कल, हाँ, पढ़े लिखे आदमी को बोलो, अश्विनी हाँ जी की दूसरी बातें करते ठीक। हैं। तो 29 मई का है हाँ नोटिफिकेशन सर, वो मेरे तो ख्याल मैंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन ये वाला मेरी ओपिनियन में नहीं है। से। चलिए है अभी आइटम इसको कर नंबर लेते हैं। 7 है, वो आइटम नंबर 7 है मेरे ख्याल से। ठीक देख है लो, सर, देख देख लेते हैं। लो। हाँ, और यही तो सर आपकी जरूरत है। बोलिए बोलिए। और इसके अंदर मैं आपको एक्चुअल प्रोविजन में लेता हूँ, फिर मैं यहाँ लाता हूँ। डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट। और यहाँ पे मैं ये चेक बताना चाहता हूँ, ये कैश नहीं है, ये कोई भी डिपॉजिट है। और ये करंट अकाउंट में विद ए बैंक और ए कोऑपरेटिव बैंक दोनों इसके अंदर कवर्ड है। इनको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। और इसमें एक आध इन्होंने एक्सेप्शन जो है वो डाल दिए हैं, वो मार्केट कमेटी वगैरह के कुछ हैं, वो अभी मैं नहीं डील कर रहा हूं। और दूसरा इनमें इन्होंने कहा है जो सेक्शन है कि मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री। यहाँ पे मेरे इश्यू है। सिमिलरली जो तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वाला, वो भी है। अब मैं आपको एक्चुअल प्रोविजन पे लेके चलता हूं। सेक्शन 139(1) किसी भी तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कोई अलग से नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के लिए प्रोविजन नहीं बताता है। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा बैक में, जो हमारा प्रोविजन आया पॉइंट नंबर 2 पे, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख टू ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। नाउ अगर इसके अंदर यहाँ पे ये एक इन्होंने पॉइंट नंबर 4 पे बताया, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। अभी मेरी कोई पकड़ में नहीं आई प्रेस्क्राइब, लेकिन मुझे ऐसा बताया जा गया कि जो नेबरिंग कंट्री हैं उनको इसमें कवर नहीं करेंगे। पर 2 लाख के अंदर कंट्रोवर्सी कहाँ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर यूएस में है, वो मेरी और मेरी फैमिली का 2 लाख से ऊपर का खर्चा करता है। और वो एक नॉन नॉन सिटीजन है, इंडियन नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन तो है, लेकिन सिटीजन भी नहीं है। क्या उसको इंडिया के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? ये क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं है, क्योंकि 139(1) में ये कहा है अगर कोई एक्सपेंडिचर उसने किया है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई 2 लाख फॉरेनर जो है किसी ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री, अब इंडिया में आके कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया में किसी ऐसे आदमी का दे रहा है जो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड होगा। तो ये एक इशू है जिसको बहुत ध्यान से हमको देखना है। इस पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको इसमें कवर नहीं होना चाहिए। हाउएवर एक्सपेंडिचर इसके अंदर इन्होंने कहा है फॉर योर सेल्फ, अगर मैं अपने लिए कर रहा हूं या मैं अपने किसी के लिए कर रहा हूं, उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करा है और उसको यहाँ पे कवर किया है। इनको रिटर्न फाइल करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट वेदर दे आर हैविंग टैक्सेबल इनकम और नॉट। तो ये कंट्रोवर्सी इसके अंदर आ रही है। अब इसके अंदर एक दूसरी कंट्रोवर्सी आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सन को 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ और उसमें से वो 2,10,000 की टिकटें, वीजा, ये वो होटल बुक करता है, लेकिन बाकी पैसे का वो उसमें यूज नहीं कर रहा है, तो क्या आई एम सपोज टू फाइल दी रिटर्न if I am not having any taxable income? This issue is also required to be seen, because मैंने उसको 3 लाख दिए हैं, फॉरेन टूर के लिए नहीं दिए, मैंने उसको जनरल गिफ्ट दिया है। और उस गिफ्ट की जो टैक्सेबिलिटी है वो एज पर प्रोविजन अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, और होगी तो होगी। तो ये जो है इसमें भी अपने को ये चीज देखना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर of an amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? If I have incurred, then in that case I need to file. अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रेज हुए कि लैंडलॉर्ड के नाम पे मीटर है,
पेमेंट टेनेंट कर रहा है। अब टेनेंट को रिटर्न भरनी है अगर टेनेंट टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज एक्सपेंडिचर वो इनकर कर रहा है, बिल वो पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब इंफॉर्मेशन लेगा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अभी कहीं भी टेनेंट की इंटीमेशन का कोई मेरे को प्रोसीजर नहीं मिला। तो उस केस के अंदर वो नोटिस कल को आएंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा ये अभी नहीं पता, कि सीधे 148 कर दिए जाएंगे या उनसे इंफॉर्मेशन सीख करी जाएगी कि भी आप बताइए। तो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लैंडलॉर्ड जिनके नाम पे मीटर हैं और 1 लाख से ऊपर उनका एक्सपेंडिचर है और एग्रीगेट पूरे साल में है, तो वो अपने टेनेंट से एक अंडरटेकिंग एक जो है वो ले ले कि ये पेमेंटें जो हैं उसने अपने अकाउंट से करी है और वो अकाउंटेबल है, और उससे जरूर कोई ना कोई ओरल अगर एग्रीमेंट है तो कोई ना कोई पेपर पे आप MOU कोई भी चीज जरूर कर लें, सो दैट टुमारो यू मे नॉट बी इन ट्रबल। ये बहुत सारी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल मीटर में भी आएगी, वहाँ कंजम्पशन बहुत होती है और नाइट फ्लाइट ऑपरेटर होते हैं, वो 2 महीने 3 महीने के लिए लेते हैं, फिर फैक्ट्री खाली करके चले जाते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, सपोज एक मीटर ऐसे किसी के नाम है जो कि डेथ हो चुकी है, उस केस के अंदर उसकी पेमेंट और लोग कर रहे हैं, तो क्या उसको भी नोटिस आ सकता है? यस, उसको भी नोटिस आ सकता है। तो जो लोग भी उसके ओनर हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनको जो है ये अंडरटेकिंग लेनी है, और जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आए तो उसको ध्यान रखें। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन 7 साल तक ली जा सकती है 148 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने को ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, नहीं तो हम जो है कल को ट्रबल में आ जाए। यहाँ पे इन्होंने 1 मीटर डिफाइन संजय नहीं जी, ये किया। प्रोविजन किसी जमाने में पहले भी आया था, बाद में विड्रॉ कर लिए गए। हाँ जी, लेकिन ये किसी जमाने में पहले भी प्रोविजन पहले आए भी थे और आया था। विड्रॉ कर लिए गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी, अभी नहीं विड्रॉ किया है और इसके हाँ। कोई SOP नहीं बताए इन्होंने। नहीं, वो एक्यूरेट है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जिनकी रिटर्न नहीं जानी। हाँ जी, जिसकी मतलब जो रिक्वायर्ड टू जारी है रिटर्न उसको नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी अब जारी है उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कह रहा बिल्कुल सर, हूं। और इसके अंदर पर्सन वाइज है, नंबर मीटर वाइज नहीं है। तो अगर एक आदमी के 4 मीटर हैं, 2 रेजिडेंशियल 2 इंडस्ट्रियल, तो वो चारों को जोड़ के अपने को देखना है। तो ये भी एक बहुत पर इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है। कौन सा होगा जिसके 4 मीटर भी यार इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरता है, और कहाँ से ला रहा है उसके बाद पैसे? अरे सर, बहुत सारे लोग हैं, यही तो पकड़े जाएंगे। तो यही तो पकड़े जाएंगे ना, वो तो उनके लिए हाँ तो जी, रिक्वायर्ड है, बाकियों के हाँ लिए जी, थोड़ी तो रिक्वायर्ड है। इसलिए तो सर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वो खुद नहीं बियर कर रहे हैं या कुछ है, तो उनको अंडरटेकिंग लेनी है, अपने पास ठीक, रखेंगे नहीं तो वो प्रॉब्लम में आएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। और KYC नॉर्म्स भी पूरे रखें, ऐसा ना हो कि KYC नहीं हो। बहुत सारे मैंने देखा है टेनेंट हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, 2 महीने चलाते हैं, भाग जाते हैं उसके बाद और ट्रेस नहीं होते। चलिए सर, तो ये एक एरिया था जहां पे कंट्रोवर्सी आएगी और हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि इन्होंने आइटम नंबर 4 सेक्शन में 7th प्रोवाइजो के सब क्लॉज 4 में ये कहा है, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी सीन कि 30 जून से पहले शायद आ जाए। तो लेट अस वेट एंड नॉट फाइल द रिटर्न इन द केस ऑफ लैंडलॉर्ड्स अनलेस until it is very much necessary। अब सर ये हो गए पूरे। अब ये वो चेंजेस ले रहा हूं जो 7 फॉर्म्स में। अब 7 फॉर्म में क्या चेंज है सर? एक मेजर चेंज है, पैन एंड आधार इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, और वो सारे 7 फॉर्म में बहुत सारी जगह इन्होंने इसको चेंज करा है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें इन्होंने कहा है अब आपको पैन नंबर अगर आधार है तो साइट पे जाइए और आधार नंबर डालिए, आपको पैन नंबर हाथ के हाथ अलॉट कर देंगे। वो 26 रुपए जो देने होते हैं वो भी नहीं देने हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा चीज है तो अब आप पैन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जहां जहां पैन हो वहां पैन डाल सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ कहाँ ये चेंजेस हुए हैं जहाँ पे पैन ऑब्लिक आधार कोई भी चीज कोट कर सकते हैं। ये इतने पोर्शन में है।
संजय सर, कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, वो साथ साथ में ले लें या बाद में लें इकट्ठी? जैसे आप चाहें। ये 139(1) में आई होगी क्वेरी। हाँ जी सर। हाँ जी, ले लीजिए आप। सर एक क्वेरी तो है कि जहाँ पे फॉर्म आपने मेंशन किए थे वहाँ पे था सेक्शन 54 EC इज नॉट मेंशन्ड, वेयर विल दैट बी रिपोर्टेड? 54 EC, 54 EC के लिए मैंने कहा नहीं है, ये आप ये कह रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, लेट अस गो बैक। 54 EC वाले कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट है तो हाँ जी, हाँ जी, जो फॉर्म नंबर 1 नहीं यूज कर पाएंगे वो। ओके। कैपिटल गेन वाले कर ही नहीं सकते। हाँ, वो लिखा है मैंने, ये देखो आपको बताता हूँ। कैपिटल गेन वाले फॉर्म ये 1 कर ही है, नहीं सकते यूज। हाँ जी जी, ये एक मिनट में बता देता हूँ सर। ये लिखा है सर, कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कर ही नहीं सकते वो। ITR 1 नहीं यूज कर सकते हाँ जी, 1 और और 4। 4 नहीं यूज कर सकते। कर ही नहीं ठीक है जी। सकते वो। और कोई क्वेश्चन? एक और है सर, हाँ जी। क्वेरी है, इज अंडरटेकिंग, आपने कहा था कि अंडरटेकिंग लेनी है, इज सिंपल अंडरटेकिंग इज सफिशिएंट? अगर देखो सिंपल ले लो, किस तरीके से ले लो, उसका पैन नंबर ले लो, उसका KYC नॉर्म पूरा कर लो। कल को ऐसा ना लगे आपने किराया जो है वो बहुत थोड़ा सा दिखा रखा है और वो आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो ये इसलिए उससे लेनी जरूरी है। और अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप SSCO अगर वो ढूंढेंगे आपके नाम से या किसी चीज से आप मिल जाओगे तो वो आपको नहीं तरह करेंगे। हाउएवर दे विल लाइक टू यूज द इनकम डिक्लेयर्ड बाय यू। अगर मान लीजिए मेरा टेनेंट यूज कर रहा है और मेरी इनकम 5 लाख 6 लाख है खाली, और टेनेंट जो है बिजली का बिल 25 लाख रुपए दे रहा है, तो वो जरूर मेरे को क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे लेनी है। अंडरटेकिंग का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, स्टैम्प पेपर पे ले लो, कैसे ले लो, आपको सिर्फ अपने पास रखना है प्रूफ कि आपने नहीं दिया, टेनेंट ने दिया है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है सर। सर एक क्वेरी है, एवरी लॉ हैज अ रीजन ऑफ इन्वोकिंग, तो व्हाट रीजन इज ऑफ? द इन्वोकिंग, कुछ भी चीज इन्वोक करनी है उसका रीजन होता है, तो व्हाट इज द सोर्स और डॉक्यूमेंट नेम फ्रॉम वेयर दे आर लिस्टेड? फॉर विच पर्पस? सर मुझे भी नहीं समझ आया, ये आशीष चंद्रनानी की, या तो आशीष उनको चंद्रनानी अनम्यूट जी की करो। है। आई विल जस्ट फाइंड आउट आशीष चंद्रनानी जी। आशीष जी आपकी क्वेरी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी जी आशीष आशीष। जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आता है या कोई लॉ चेंज होता है, तो उसका सर एक मेमोरेंडम बनता है कि वो लॉ किस रीजन से आया आया हाँ हुआ जी, है। हर बार आता है जी। तो सर वो मेमोरेंडम मैं कहाँ से मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? हर साल बजट डॉक्यूमेंट के साथ तीन जी। चार चीजें होती हैं, रेट ऑफ टैक्सेस, मेमोरेंडम और जो है एक्सप्लेनेशन। ये बजट डॉक्यूमेंट में होती हैं। अगर आप फाइनेंस एक्ट में जाएं, अगर आप किसी वेबसाइट से लेना चाहें तो फिनमेन से भी ले सकते हैं, incometaxindia.gov इनसे भी ले सकते हैं, और आप किसी पेड वेबसाइट से भी ले सकते हैं, आपको वो सर सारे मिल जाएंगे। गूगल में डालिए मेमोरेंडम रिलेटिंग चेंजेस रिलेटिंग टू 2021, वहां मिल जाएगा। आप ईयर वहां पे डालना अपने आप पड़ेगा। सामने आ जाएगा, गूगल में हाँ, डालिए। कहीं भी ठीक है। डाल लो आप। ठीक है सर। सर पर्सन हैविंग सैलरी इनकम एंड कमीशन टू व्हिच आईटीआर शुड बी फाइल्ड? नहीं, कमीशन में नहीं, अदर सोर्सेज में उन्होंने लिमिट दी हुई है। अगर कमीशन बिजनेस इनकम है तो नहीं हो सकता, अदर सोर्सेज में है तो वो फाइल कर सकते हैं 1 नंबर। अगर किसी पर्सन ने असेसमेंट ईयर 18-19 में 4 लाख की कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसने हाँ, रिटर्न फाइल की है और उसे रिटर्न में ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया है, तो क्या उसकी ये प्रॉपर्टी की इनकम को नेक्स्ट ईयर में दिखा सकते हैं या फिर कोई और भी ऑप्शन है? नेक्स्ट ईयर में कैसे दिखाएंगे साहब? या तो कोई इवेंट ऐसा हो जो नहीं हुआ हो। अब ये तो बड़ा टिकलिश सी क्वेश्चन है। वो साल निकल गया अभी, लेकिन रिवाइज का टाइम है आपके पास, अभी करो। आप रिवाइज राइट करो सर। पिछली। अभी रिवाइज तो करने इन्होंने की दे ऑप्शन। दिया, पूरा साल दे दिया, राइट सर। वो कर लो उस पर रिवाइज। मैं एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने शशि भूषण के नाम से लॉगिन किया, राइट क्लिक करके अपने आप को रीनेम कर दें, अदरवाइज क्वेरी के लिए मुझे उनको अनम्यूट करने में दिक्कत हो जाएगी। एक और क्वेरी है सर, इफ एसएससी हैव 2 हाउस प्रॉपर्टीज को-ओन्ड, देन व्हिच फॉर्म इज टू बी यूज्ड?
1 नहीं यूज होगा, बाकी कोई भी यूज हो सकता है, 1 and 4। In case of regular assessee who is already filing return under 139(1), whether he is required to give total amount deposited in current account if it exceeds 1 crore? नहीं, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी एसएससी है। 7 प्रोविजो उन लोगों को लगेगा जो लोग एसएससी नहीं है। ओके, उसको यहाँ टिक ही नहीं करना। अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, बड़े ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं, ये लिखता है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो। तो 7 प्रोविजो में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो लिखेंगे। अगर यस कर रहे हो तो इसका मतलब आप रेगुलर एसएससी नहीं है, आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, अगर यस करते हो तो। sir, if assessee has 44 AD and capital gains, which form should be used? 4 यूज नहीं हो सकता, 2, 3 यूज हो सकता है, और भी यूज हो सकते हैं। सर क्वेरीज ओवर, बाकी आती हैं तो फिर बाद में सर वो क्वेरी आ रहा है, काला जी ने देखा वो? काला जी, हाँ जी सर, आपको नोटिफिकेशन भेज दी है, मुझे आया मैसेज एक चैट पे कि आपको नोटिफिकेशन भेज दी है। देखो गुरुजी, आपके सर व्हाट्सएप पे होगा। नोटिफिकेशन मेरे को भेजा है, मेरा तो टेलीफोन पे देख रहा हूँ, मेरा तो उस लैपटॉप पे वो था, लेकिन नोटिफिकेशन में 7th आइटम लिखी। ठहरिए मैं देखता हूँ। हाँ सर, देख लो आप। सर एक मेंबर ने रिप्लाई किया है सर कि वो प्रोविजो इज स्टिल अवेलेबल, क्योंकि उसने अभी एक रिटर्न फाइल की है, वो कहते हैं उसमें प्रोविजो नहीं नहीं नहीं, 29 मई को आया है भैया, 29 मई को। हो सकता है स्कीमा में चेंज ना हुआ हो। हाँ वो अलग, आप 29 मई का नोटिफिकेशन मेरा भेजा है, उसने लिखा है, हट गया है सर। आपके पास के लिए हट गया है। अश्विनी जिंदल जी ने भी आपको अभी नोटिफिकेशन भेजी है। हाँ मैंने देख लिया, उसमें लिखा है क्लॉज 7-8 भी हट गया है। ओके, तो जिन लोगों ने आपका ये इसके लिए है ना सर, हेलो, फॉर्म 1 के लिए, फॉर्म हाँ 1 जी, के लिए। ठीक है जी। तो वो फॉर्म 1 नहीं भर पाएंगे, उनको फॉर्म 2 या 3 भरना पड़ेगा। करेक्ट, बस यही है, फॉर्म 1 नहीं भर पाएंगे। ठीक है, बस। लेकिन अभी वो फॉर्म के अंदर जो जो हमारे पास आया है फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म, उसमें लिखा है। सर लिखा तो वो हम था नोट डाल देंगे। 29 मई को तो नोटिफिकेशन आया, कौन से दिन हुए अभी? हाँ, मैं उसमें डाल देंगे। अश्विनी जी ने भेजा है नोटिफिकेशन, मैंने देख लिया। ठीक है जी, थैंक यू सर। अब सर ये पास थ्रू एंट्री जो है, ये 2, 3, 5, 6, 7 में आया है। पास थ्रू एंट्री के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ये जो सेक्शन 115 यूबी, इसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होते हैं एआई, उनके रिलेटेड ये अमेंडमेंट आई है। इसके अंदर पहले लॉसेस नहीं दिए जा सकते थे अपने शेयर होल्डर को। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड आपको 2 सर्टिफिकेट देंगे साल में खत्म होने के बाद। पहला सर्टिफिकेट ये देंगे, ये वाली इनकम जो है इसके ऊपर टैक्स उन्होंने दे दिया है और आपके हैंड में ये टैक्सेबल नहीं है, और ये इनकम पे आपको टैक्स देना है अपने हैंड में। और इसके ऊपर जहां जहां लॉसेस आप क्लेम कर सकते हैं वो भी वो सर्टिफिकेट देंगे। उसके लिए इन्होंने इसको अमेंड करा है, और ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं अब। तो आपको ये अमेंडमेंट सारी इन्होंने इस शेड्यूल के अंदर आपको ओएस के अंदर, जहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये दिए, मैंने ब्लू कर रखा है, ये सारी वहां पे आपकी अमेंडमेंट है। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में पास थ्रू इनकम के लिए एक अलग से इन्होंने कॉलम डाल दिया है, जहां आपको वो शेड्यूल सीएफए के अंदर कैरी ओवर करनी है। हाउस प्रॉपर्टी का नॉर्मल लॉस कितना है, पास थ्रू का लॉस कितना है, और टोटल कितना है जो आपको कैरी ओवर करना है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तीनों जो है इसमें दिए। अब जो है ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल में ये कैसे जो है आपको कहाँ कहाँ डिटेल देनी है, जो कि आपको पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था, वो इसके अंदर इन्होंने इसको प्रेस्क्राइब किया है। ये जो है कॉलम जो है इसके अंदर, जो ये 12 है ये नया आया है, और 17 जो है ये नया इन्होंने डाला है फॉर द पर्पज ऑफ पास थ्रू इनकम और लॉस। सिमिलरली इन्होंने एक फिगर यहाँ और कैप्चर करने को कही है, आपका जो लॉस है उसके साथ ये कैप्चर करना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपने
115 यूए और यूबी के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट करी है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में देनी है, जिसके अगेंस्ट आप सामने जो है वो इनकम दिखा रहे हैं या लॉस आपको कैरी ओवर करना है। ये इन्होंने एक नई चीज डाली है कि इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखानी है, ताकि वो दोनों रिकंसाइल हो। ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट किसी और की है और पास थ्रू का क्रेडिट आप ले रहे हैं। इसी तरीके से ये जो है शेड्यूल एसआई और शेड्यूल सीजी के अंदर कैपिटल गेन, और जिसके अंदर जो 112 ए वाले की वजह से जो पास थ्रू आएगी उसको इन्होंने यहाँ अलग से 23 और 24 और ये 31 के 11 के अंदर ए और A2 A1 A2 इन्होंने डाले हैं। ये टोटल जो है पास थ्रू है। इसके अलावा अब एक और अमेंडमेंट करी है जो शेड्यूल एफए मींस फॉरेन एसेट्स वालों के लिए है। इनको भी कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी है अगर इनके पास किसी तरीके की कोई फॉरेन एसेट है, और वो फॉरेन एसेट डिफरेंट टाइप की हैं। उसके अंदर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और मांगी है, वो जिप कोड है, क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर हर चीज जिप कोड से चलती है। हमारे तो इंडिया में क्या है कि आप लाजपत नगर लुधियाना में भी है, लाजपत नगर आपका दिल्ली में भी है, लाजपत नगर आपका देहरादून में भी है, डिफेंस कॉलोनी आपके पूरे इंडिया में है, सिविल लाइंस कम से कम 40 जगह हैं। आप अगर पिन कोड नहीं डालेंगे तो वो कहाँ जाएगी, लेकिन चिट्ठी पहुंच जाती है। ये मुझे पता है। वो लाजपत नगर अगर दिल्ली वाले को देनी है, आपने दिल्ली नहीं भी लिखी तो वो घूम घाम के 6 महीने साल 2 साल में चिट्ठी आ जाएगी। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आपने जिप कोड नहीं डाला तो वो आपकी किसी भी प्रकार से आगे नहीं चलेगी वो कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसलिए जिप कोड रख दिया। जिप कोड ये डेटा माइनिंग के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक मैटर आया जिसमें मेरे क्लाइंट को एक छोटी सी जो है वो जगह जो है लंदन में उसके किसी रिश्तेदार की वजह से वो मिली। उसने मुझे ये बोला कि इसको दिखाओ। जब मैंने उसको पूछा क्या कॉस्ट थी, जब तुझे मिली है तो कोई कॉस्ट तो हमको देनी पड़ेगी। कहता कुछ भी दिखा दो, 20-25 हजार रुपए। अब मैं लंदन के अंदर प्रॉपर्टी 25 हजार रुपए में दिखाऊंगा और जिप कोड वहां का डालूंगा मेन स्ट्रीट का, तो ये पकड़ लेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल गिविंग द जिप कोड। आपको क्लाइंट से ले लेना चाहिए। अगर रिटर्न हमारे अपने आईपी एड्रेस से हो रही है तो हमको ये चीजें उससे साइन करा लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सो फार एज शेड्यूल एफए इज कंसर्न। और खास तौर ये रेजिडेंट्स पे होता है, नॉन रेजिडेंट्स पे नहीं एप्लीकेबल होता शेड्यूल एफए, इसलिए रेजिडेंट्स के केस में ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ITR 6। इसकी यूटिलिटी अभी नहीं आई है। ये इसके अंदर एक चेंज इन्होंने किया, 115 BBD डिविडेंड जो है रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज, इसका इन्होंने अलग से कॉलम एक शेड्यूल OS के अंदर इन्होंने दिखा दिया है, और शेड्यूल SI के अंदर इसका जो है चेंज भी आया है। अब ये एक इन्होंने मेजर चेंज जो किया है, आपकी जो कंपनीज जो हैं अनलिस्टेड हैं उनके जो है जो शेयर्स इशू करे हैं उसको डिटेल देने के लिए इन्होंने SH1 दिया है। स्टार्टअप के लिए और दूसरी कंपनीज के लिए ये जो है SH2 है। SH1 में जो इन्होंने अमेंडमेंट करी है वो इन्होंने, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस सर, ऑडिबल सर। अच्छा, बिकॉज मेरे यहाँ कुछ इंटरनेट इशू दिखा रहा है। नहीं, बीच में 1 सेकंड के लिए हुआ था, अदरवाइज इट वाज क्वाइट ऑफ। अच्छा, ठीक है। SH1 is not applicable to company those who are registered under section 25 of 1956 or under section 8 of 213 Companies Act 2013 और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, ये इसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है SH1। SH1 के अंदर अगर हम देंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी कैप्चर करने के लिए बोला है जो कि हमारे पास नहीं होंगी, तो हमको इसको कैप्चर करना है और ये डेटा MCA से क्रॉस वेरीफाई होगा। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी चाहिए, टाइप ऑफ शेयर चाहिए, पैन आधार नंबर चाहिए, डेट ऑफ अलॉटमेंट जो हरकुलियन टास्क है, पुरानी कंपनियां 40-40 साल वाली हैं
उनके बाद इन्होंने पिछली बार एक सोल्यूशन दिया था कि आप ये पर्टिकुलर भर दें जहां अवेलेबल नहीं है, वो इस बार के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से पिछले साल वाली चलेंगी। नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू और इशू प्राइस और अमाउंट रिसीव्ड, ये डाटा हमको अभी से ही कलेक्ट कर लेना चाहिए कंपनीज के केस के अंदर। ये नेक्स्ट है जो फॉर्म नंबर 6 के अंदर है। कहीं कहीं जो फॉरेन कंपनीज है रॉयल्टीज के लिए 50% उनको रेट ऑफ टैक्सेशन है, उसके लिए इन्होंने ये एक अलग से जो है कॉलम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, और वो ओएस और एसआई शेड्यूल में दोनों में है। और ये पर्टिकुलर सेक्शन ये ज्यादा आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अगर कोई चीज हो तो हमको सेक्शन पे जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये एक जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन जो कंपनी लेना चाह रही है उनको यहाँ पे ये टिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक कंपनीज हैं और वो कंसेशनल रेट लेना चाह रही हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन आएगा, वो उसको बताएगा कि आप कौन से सेक्शन में ले रहे हैं, वो टिक करें तो ऑटोमेटिकली स्कीमा जो है रेट ऑफ टैक्सेशन वैलिडिटी के लिए, रिटर्न वैलिड करने के लिए उनको यहाँ पे वो ले लेगा। इसलिए आप अगर नॉर्मल रेट ले रहे हैं ये सेक्शन में आप टिक नहीं करिएगा। ऐसे ही वेरिफिकेशन में इन्होंने एक क्लॉज जो फॉर्म नंबर 6 में ही डाली है, वो ये डाली है कि अब आपको वही आदमी रिटर्न फाइल कर पाएगा जिसका एमसीए पे डिन नंबर होगा, और वो डिन नंबर भी हमको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि 140 रूल ये कहता है कि आप नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है या रिजोल्यूशन है कोई तो डायरेक्टर, सेक्रेटरी या प्रिंसिपल ऑफिसर कर सकता है, लेकिन वो आदमी अब नहीं कर पाएगा जिसके पास डिन नंबर नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है देखने वाला, कि सेक्रेटरी अगर साइन करेगा तो सेक्रेटरी क्या है उसका भी डिन नंबर होगा। ये मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो लोग कंपनीज एक्ट में डील करते हैं वो इसको देखें, बट ये कॉलम मैंडेटरी है इसके अंदर। जब इसकी यूटिलिटी आएगी फिर हम आपको देख के बताएंगे कि क्या फॉर्म विदाउट डिन नंबर डाले वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने वाली बात है। फॉर्म नंबर 6 के अंदर कोन लैंड या बिल्डिंग है तो उसके लिए भी इन्होंने फैसिलिटी दे दी है, और पहले भी थी लेकिन पहले को ओनर्स के लिए अलग नहीं थी, अब इन्होंने उसको अलग से दे दिया है, और वो इसके अंदर को ओनरशिप वाले अपने शॉर्ट टर्म या जो है दूसरे लॉन्ग टर्म वो उसको अलग दिखा सकते हैं। इंड-एस वाली जो है उनका एक नो अकाउंट का, कि अगर वो अकाउंट नहीं करते हैं मेंटेन, वो इंड-एस वाले हैं, तो वो उनके लिए इन्होंने कुछ चीजें डाली थी वो इन्होंने डिलीट कर दी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंड-एस मेंटेन करता है और वो अकाउंट नहीं मेंटेन करता, इसलिए वो शेड्यूल इन्होंने हटा दिया। सो फार एज ओनली फॉर्म नंबर 6 इज कंसर्न, ये चेंजेस थे। अब मैं आपको लेके चलूंगा 3, 5 और 6 में जो चेंजेस हैं। पहला चेंज ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि मोटर व्हीकल जो कि हमने 23/8 और 31/3/2020 में खरीदी हैं उसके पीरियड में उनका डेप्रिसिएशन रेट 15 की जगह 45 है। तो बहुत सारे लोग छूट गए, भूल गए, लेकिन अगर बाई चांस आपके क्लाइंट ने अगर कोई चीज 23 अगस्त से 31/3/2020 के बीच में कोई मोटर व्हीकल ली है तो उसको एनहांस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 45% मिलेगा, और ये ब्लॉक हमको सेपरेट दिखाना है। नाउ अनदर चेंज so far as 3, 5 and 6 is concerned regarding the DTAA, तो DTAA में ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको सबमिट करनी है कि TRC लिया नहीं लिया, रेट क्या था, लोअर रेट कौन सा है, कौन सी आर्टिकल है, कंट्री कौन सा है, ये सब इसके अंदर अपने को डालना है। सिमिलरली आपको ये जो है सेकेंडरी एडजस्टमेंट जिनकी टीपी जो है जो ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं उनको जो है इन्होंने
यहाँ पे कहा है कि आप सेपरेटली हमें डिटेल ऑफ टैक्स दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि टैक्स तो आप ट्रांसफर प्राइसिंग से जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है वो वाला दे रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर टैक्सेस में डालें और अल्टीमेटली रिफंड बन जाए। तो अगर आप कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वो टैक्स सेपरेटली दिखाना है, क्योंकि ये आपका पिछले साल की जो टीपी एडजस्टमेंट है उसको क्वाइटस देने के लिए ये यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन किया है और इसके अंदर पूरी डिटेल दी है। और मेरी ओपिनियन में जो आप लोगों को हमको कोई पेमेंट करानी है सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जो लोग इंटरनेशनल टैक्स करते हैं उनको ज्यादा मालूम है, तो इसका सेपरेट चालान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेपरेट नहीं होगा, अगर एक ही चालान में दोनों पेमेंटें देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके कन्फ्लिक्ट करेगा। ये इसके अंदर आपको सारी डिटेलें अलग अलग देनी है। अब ये एक 43B से रिलेटेड चेंज किया। लास्ट ईयर इन्होंने बजट में ये कहा था अगर आप एनबीएफसी वालों का भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, एनबीएफसी दो तरीके की जिसका आप डिसअलाउंस है, एक तो डिपॉजिट वाली जो है और एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है। अगर आपने उनसे कोई लोन लिया है और उस पे आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है टाइम से, तो वो 43B में डिसअलाउएबल है। और ये चेंज पार्ट ए OI अदर इंफॉर्मेशन के अंदर ये दिया है। इसके अलावा 356 के अंदर हमें ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको डायरेक्टली रिलेटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। गुरुजी की मैं अटेंशन यहाँ पे फिर चाहूंगा कि ये पॉइंट वो देखें। इसके अंदर जो एक्ट है और जो फॉर्म के अंदर स्कीमा में आया है, इसके अंदर जो पीडीएफ में हमारे पास आया है, इसके अंदर हमारे को बहुत सारी चीज बड़े ध्यान से देखनी है। मैं आपको पहले प्रोविजन की तरफ लेके चलता हूं जो बजट में प्रोविजन आया। बहुत सारे लोगों ने ये कहा टैक्स ऑडिट चली जाएंगी, 5 करोड़ की लिमिट हो गई। नो डाउट लिमिट 5 करोड़ की है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और क्या ये सिर्फ टर्नओवर है या और चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम इसको पहले सेक्शन को पढ़ते हैं जो 44AB में अमेंडमेंट आया। वो कहता है कैरिंग ऑन बिजनेस शैल इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड्स और एक्सीड 1 करोड़, जो कि प्रोवाइजो इन्होंने चेंज करके 1 करोड़ को लिख दिया अप टू 5 करोड़ और एक्सीड 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, उनको यहाँ पे करानी है अपनी टैक्स ऑडिट। लेकिन प्रोवाइजो क्या कह रहा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर वन सेल टर्नओवर क्रॉस रिसीट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट अमाउंट। एंड यहाँ और नहीं है, एंड है, ये दोनों कंडीशन एट ए टाइम पूरी होनी चाहिए। खाली रिसीट 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए कैश में, बल्कि एक्सपेंडिचर भी, उसके अंदर इन्होंने एक्सपेंडिचर वर्ड यूज नहीं ज्यादा किया है, इसमें ये इन्होंने कहा है एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द पेमेंट। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। जब हम फॉर्म में देखते हैं तो फॉर्म के अंदर वो क्या कहते हैं, वहां पे ऑल अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन इसको फर्दर इन्होंने क्लैरिफाई किया। हाँ जी सर, गुरुजी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बोलो नहीं, मैं तो अच्छा, देख रहा हूँ फॉर्म। सॉरी जब मैं कहेंगे तब तो पूछेंगे, हाँ मैं बताऊंगा। हाँ जी सॉरी, मैंने सोचा आपकी वो फिंगर जो है ना आपने वो ऐसे फिंगर रखा था मैंने ना। करीब था उसको बड़ा करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। मैं सोचा हाथ रेज कर दिया गुरुजी, कहीं थप्पड़ ही ना पड़ जाए। अरे सर चल आप बोलिए। यहाँ पे इन्होंने ये कहा वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स टर्नओवर क्रॉस रिसीट्स और ऑन कैपिटल अकाउंट सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोन ETC। और सेक्शन क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट। अब मैं आपको एक और लेके,
लास्ट ईयर की मान लीजिए मेरी 40 लाख रुपए की रिसीट जो है वो रियलाइज नहीं हुई और वो इस साल रियलाइज हो रही है। मैं कैश और चेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिसीट की बात कर रहा हूं। और वो किस चीज की भी हो सकती है, आपका कोई रीपेमेंट भी हो सकती है, लोन की, कैपिटल अकाउंट की हो सकती है, सेल्स की हो सकती है। और मान लीजिए वो 40 लाख है और इस साल आपने 6 करोड़ की सेल करी, लेकिन जो पैसे आए हमारे बैंक अकाउंट में या कैश मिला के वो सारे जो है वो आपके मान लीजिए टोटल 4 करोड़ है। 40 लाख वो हो गए, 4 करोड़ ये हो गए, 4 करोड़ 40 लाख तक। और 4 करोड़ 40 लाख का 5% जब हम निकाल लेंगे, उसमें से अगर कैश 5% से कम है तो हम टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये प्रोविजन कहता है। सिमिलरली पहली कंडीशन जब हम फुलफिल कर लेंगे तो हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे कि अगर आपने कोई पेमेंट करी है, आपने अगर एग्रीगेट पिछले साल की मान लीजिए कोई डेटर नहीं दिए आपने और इस साल आपने 3 करोड़ के डेटर की पेमेंट कर दी, लेकिन आपकी सेल इस साल की टोटल मान लीजिए 1 करोड़ है और बाकी आपने कोई और पेमेंटें कर दी और वो कैश में नहीं है और टोटल मिला के 5 करोड़ 1 लाख बन गया उनका, तो भी आपको टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके अंदर कहता है। तो ये एक हरकुलियन टास्क ही है कि टैक्स ऑडिट कराना आसान है, लेकिन इस क्लोज को कंप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन करना वो उससे टफ है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए, टैक्स ऑडिट कहीं नहीं जा रही, यहाँ पे दे जाएगा फीस। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीट, तो रिसीव के अंदर बैंक और कैश दोनों आएंगे या ट्रांसफर एंट्री भी आएंगी, ये इसके अंदर नहीं है। रिसीव्ड वर्ड को हम ट्रांसफर एंट्री नहीं मानते। सर जरा संजय हाँ जी, जी, हाँ जी। वो 1 करोड़ तो टर्नओवर और 5 करोड़ टर्नओवर की बात करता है। नहीं तो सर, टर्नओवर देखिए, वो रिसीट बात अलग है, हाँ जी, वो 5% वाली बात अलग है। दो चीजों को मिक्स नहीं है। एक तो प्रोवाइजो है, वो जी, कह रहा है कि 1 करोड़ विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 5 करोड़। वो हाँ जी, वहां टर्नओवर है 1 करोड़, हाँ लेकिन जो जी, रिसीट है उसका 5% देखना हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर। हाँ ये जी, दो चीजें अलग हैं। और हाँ मैंने तो जी, पहले भी बोला था, अरे जो 10-20 हजार 50 हजार रुपए दे के ये से करा लेगा, इसकी तो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी है, मुझे थोड़ी करनी है, रिटर्न भरने वाले की। हाँ वो जी। कैसे गारंटी देगा कि 5% से ज्यादा नहीं है? इसलिए कोई नहीं करेगा। नहीं तो इसका 90% मतलब लोग नहीं मान्य अकाउंट करेंगे। हाँ अकाउंट तो जी, चेक कराने ही पड़ेंगे ना उसको। हाँ जी। अगर उसको यहाँ क्लेम करनी है तो तो टर्नओवर में पुराना टर्नओवर नहीं लेना सर। नहीं नहीं, पुराना टर्नओवर नहीं, रिसीट पे तो जब आएगा ना 5% कैलकुलेट करने के लिए। रिसीट पे अमाउंट नहीं है, रिसीट सर पे तो टोटल अमाउंट का 5%, वहां 5 हाँ करोड़ जी, नहीं देखना। कैलकुलेशन के लिए तो अपने को चाहिए होगा ना सर। सर नहीं, सर जितनी भी रिसीट है, चाहे वो हाँ जी, 10 करोड़ है, चाहे 1 करोड़ है, या 5 लाख है, हाँ रिसीट जी एक अलग चीज है और टर्नओवर अलग चीज है। सर। अब टर्नओवर मैं तो करना है, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है के नीचे है तो रिसीट को देखना, नहीं तो देखना ही नहीं। हाँ जी, अब मैं ये बता रहा हूँ सर, इसका हाँ, दूसरा फेसेट क्या है। अब मेरे को ऑडिट करानी है या नहीं करानी है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है कि कैश कंपोनेंट मेरा कितना है, सर उसकी पहले तो मुझे 5 देखना है कि परसेंटेज। मेरा, पहले देखूंगा मेरा टर्नओवर कितना है। हाँ जी, 1 और अगर 5 मेरा के बीच में। टर्नओवर करंट ईयर का 5 करोड़ से कम है, हाँ जी, ठीक है जी, फिर मैं देखूंगा मेरी रिसीट कितनी है और हाँ उसका जी, 5%। हाँ जी। और अगर मेरा रिसीट के टर्नओवर अंदर 5 से ऊपर है वैसे नहीं देखना, हाँ 5 से नीचे है, हाँ पहले तो जी, करंट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखूंगा, हाँ टर्नओवर जी, 5 के नीचे, फिर मैं टोटल रिसीट्स लूंगा और और टोटल रिसीट का 5% देखूंगा हाँ जी, और और टोटल रिसीट पेमेंट का 5%। हाँ रिसीट के अंदर ये सारे कंपोनेंट आएंगे जो हाँ मैंने जी, हाँ आपको जी, हाँ बताया। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल इस आएंगे, पूरी कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट सारी आएंगी, हाँ जी, और पेमेंट भी उसमें आएंगी। बिल्कुल। रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट दोनों आएंगे। हाँ जी, हाँ तो हाँ ये इन्होंने इसके अंदर जो फॉर्म है उसमें इंक्लूडिंग बोला है, तो इंक्लूडिंग डज नॉट मीन कि सिर्फ वही, बाकी भी कोई चीज है, क्योंकि वर्ड ईटीसी उन्होंने साथ में ऐड करा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ऑल काइंड्स ऑफ रिसीट्स है। यस सर। हाँ। ये थोड़ा सा टिकलिश पॉइंट था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया। नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं ITR 1 and 4।
इसमें कोई चेंज नहीं है ज्यादा। ITR 14 के अंदर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बतानी है, इसमें इन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया है, पहले 2-3 थे अब 5-6 कर दिए। ITR 7 इसके अंदर 2 या 3 मेजर चेंजेस हैं। पहला इन्होंने एक चेंज ये करा है कि आपको ये बताना है कि आपका अगर आपने रजिस्ट्रेशन न्यू रूल्स के अंदर करी है या कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करे हैं, आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी है तो आपको देना है। फिर आपको ये बताना है कि सेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उसके किस सेक्शन में आपने अप्लाई किया था। फिर आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो अप्रूवल है वो नए प्रोविजन में मिली है उसकी डेट क्या है, और सेक्शन जो है ऑप्ट आपने क्यों किया है कौन सा, क्योंकि जो है यहाँ पे ऐसा मैंने समझा है कि अब आपको जो परपेचुटी है वो आगे जो है वो ग्रांट जो है नहीं होगी हर सालों में। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये इस साल में क्यों डाल दिया। इस साल में ये प्रोविजन वैसे अगले साल आना चाहिए, ये तो है ही नहीं इस साल का, लेकिन डाल दिया सर इन्होंने। अब ये मैं बताता हूँ सर, री रजिस्ट्रेशन तो 31 मार्च के बाद ही अप्लाई, अभी तो अप्लाई ही नहीं करना अभी तो सितंबर में करनी, लेकिन इन्होंने डाला। डेट ही एक्सटेंड कर दी है। हाँ जी, तो ये क्यों कर दिया है? पता नहीं इन्होंने ये कहा कि ये इसलिए डालना है इनको कि जो है अगर मान लीजिए किसी के ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह चेंज हुए, हाँ वो वाली तो रजिस्ट्रेशन होती है दोबारा, तो वो दोबारा होती है, तो उसका इन्होंने सोच के डाल दिया है। पर ये एप्लीकेबल होगा अगले साल में। नहीं सर नहीं, न्यू प्रोविजन वो भी हैं जो पीछे कहा था कि आपने ऑब्जेक्ट चेंज किए और वो ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कंसिडर तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये उसका है। हाँ जी, ये उसका जो पिछले 2 साल पहले चेंज किया था उसके लिए है, लेकिन जो नया रूल आया वो अभी नहीं एप्लीकेबल है। ये उसी के लिए है जिसके अपने रूल, जिसने अपने ऑब्जेक्ट चेंज करे उसको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये उसके लिए है सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा चेंज इन्होंने ये करा कि कॉर्पस डोनेशन जो है जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, अब उसको आपने अलग से दिखाना है। पहले लोग जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट देते थे और एप्लीकेशन में मान लेते थे, तो उन्होंने इसको ये कहा कि आपको अदर देन कॉर्पस देनी है, वो यहाँ पे है। सिमिलरली इन्होंने लोग मिसयूज कर रहे थे इसका, इसलिए सिमिलरली इन्होंने पार्ट सी शेड्यूल ER के अंदर भी वो अलग से डिसअलाउंस के लिए इन्होंने वो एक डाल दिया है। ये दोनों चेंजेस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है सर। इसके अलावा इन्होंने ये शेड्यूल कैपिटल गेन वाला हटा दिया। वो तो कंफ्यूजन था इसमें फॉर्म 7 में। हाँ जी, ना तो लेना देना वो 11 माने कोई लगता ही नहीं है, वो इंडेक्सेशन का चक्कर, ये चक्कर इसलिए हटा। हाँ जी, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया। ये टोटल चेंज 7 नंबर फॉर्म में इंडिपेंडेंट थे जो कि अलग से हैं। अब 5 और 6 में चलते हैं सर। 5 और 6 में कोई खास चेंज नहीं है। ये इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर एक अलग से शेड्यूल इन्होंने दे दिया। इसके जो है 3 चेंजेस आए हैं, एक कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, एक जरूरत है सर, जो जरूरत वाला होगा पढ़ लेगा। और बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ये तीनों, एक ये ऑफशोर वाला है, ये भी ज्यादातर नहीं है। फॉरेन करेंसी में अगर कोई आपकी जो है इनकम आ रही है यूनिट्स की ऑफशोर से, तो यहाँ अलग दिखानी है। अब ये सर प्रॉपर्टी में इस बार जो अमेंडमेंट आया था पिछले साल में, जिसके अंदर हमको 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज को लेकर दिया, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये सेल्फ ऑक्युपाइड का एक टिक कर दिया। पहले लेट आउट और डीम्ड लेट आउट था, अब सेल्फ ऑक्युपाइड भी कर दिया, सो दैट अगर आप 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के जो है एग्जम्पशन ले रहे हो नील की, तो उसके लिए ये आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ये एक सेक्शन जो है इन्होंने 54EE इसको हटा दिया, क्योंकि पिछले साल कोई नोटिफाई नहीं हुई, इसलिए इसको हटा दिया। बिल्कुल सही बात है, अननेसेसरी दिखा रखा हुआ। हाँ, अब ये चेंजेस हैं सर 2, 3, 5, 6। ये सर कैपिटल गेन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए ग्रैंडफादरिंग वाला जो प्रोविजन था उसकी पूरी टेबल दे दी है, ताकि हम उसको कैलकुलेट करें और शेड्यूल से जब टैक्स कैलकुलेट हो तो वो प्रॉपर कैलकुलेट हो। सर प्लीज, पिछले साल ये प्रॉब्लम आ रही थी इसीलिए इन्होंने करा ये वाला। हाँ जी, पूरा डाल दिया। हाँ जी, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं पूरा आप बताएं खुद ही। ठीक बात है, 31 जनवरी को क्या डेट, क्या उसकी कॉस्ट। हाँ जी, ये सब पूरी चीज। हाँ जी, ये ऑफलाइन कैलकुलेट नहीं है, अब ऑनलाइन कैलकुलेशन है।
3 और 6। अब ये सर ये खाली जो एओपी बीओआई जो डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे, जो डिसअलाउएबल है वो सेपरेट आएगा। पहले ये 40 खाली बी में होता था, अब बीए को ये एओपी और बीओआई का अलग से दिखाना। वो ठीक है सर। 2, 3 एंड 7 मैंने सर माइन्यूटली एक एक कोशिश करी है। अरे करा है सर, मैं देख रहा हूँ ना एक एक चीज। देखिए मैंने तो खैर फॉर्म देखता नहीं, मेरे को इतनी अकल नहीं है क्योंकि मैंने भरी नहीं कभी रिटर्न, लेकिन पॉइंट्स मैंने भी नहीं भरी सर। वही बात है, इसलिए तो ज्यादा टाइम लगता है। पॉइंट सोचने के लिए तो है ना। पिछली बार 115 आपके पोते ने बनाई है सर ये। ए में बहुत दिक्कत आई थी। हाँ जी 112 ए में वो हाँ पीछे कैलकुलेशन हो रही थी, अब उन्होंने ऊपर कर दिया बस। हाँ जी, उसको पूरा मैकेनिज्म दे दिया। ठीक बात, ठीक बात। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट इन्होंने टाइप ऑफ कंपनी के लिए बताया है कि होल्डिंग होगी, सब्सिडरी होगी, क्या होगा। ये ड्रॉप डाउन जब आएगा तब हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। बस सर ये जो चेंजेस हैं वो यही थे। अब जो है आपके क्वेश्चन हो तो रेस कर लें, नहीं तो फिर मैं दूसरी वाली प्रेजेंटेशन को ले आऊंगा। चेयरमैन साहब, चेयरमैन कितने चला गया? सर इतने ही है जी, मैं सिर्फ चैट देख रहा जी। हाँ देखो सर। सबको पहले तो क्लियर कर दियो सर कि वो जो प्रोवाइजो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारा, वो सिर्फ जो रिटर्न नहीं भरते उनके लिए है। लेकिन जो रिटर्न भरते भी हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए दूसरे आदमी की है तो उससे लेटर ले लेके भैया वो बेयर कर रहा है, मैं नहीं कर। बस ये जो आपने कहा ये बहुत जरूरी है संजय जी। यस सर, एक बार रिपीट कर दो, इन लोगों को समझा दीजिए। हाँ सर, वो अंडरटेकिंग मैंने लेटर इसलिए बोला है, नहीं तो बाद में फंस जाएंगे। ये हाँ, 7 साल में क्या याद रहेगा। क्लियर कर दीजिए कि ये खर्चे जो बताए वो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरनी है, जिसके रिटर्न जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है। जिसकी रिक्वायर्ड है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर वो कोई ऐसे खर्चे कर रहे हैं, कल उनका स्क्रूटनी में केस आ गया क्योंकि उनकी मिलेगी नहीं, टैली नहीं करेगी, तो वो फंस जाएंगे। इसलिए पहले तो कोशिश करें कि वो अपना ये चीजें हटा दें, ताकि उनको ये बिजली बिल वगैरह अपना चेंज करवा दें उनके नाम पर। नहीं कराएंगे तो उनसे पूरी अंडरटेकिंग दे ताकि वो खर्चा वो कर रहे हैं। नहीं तो कंप्यूटर वालों को क्या पता, वो तो जब टैली करेगा वो देखेगा आपकी, जैसे आपने बताया रिटर्न 10 लाख की है, खर्चा पे बिजली का 15 लाख है, तो अपने आप कहेगा कर लेगा आपको। तो ये जरा इस पर दोबारा रिपीट कर दो सबके लिए सर। इसके अंदर वैसे तो मैं चाहूंगा कि ये हम रिप्रेजेंट भी करें कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए भी अपना सॉफ्टवेयर उनको देना चाहिए कि अपना इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये वाला इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस ये आदमी दे रहा है, उसका ये पैन नंबर है, ये जरूर ऑनलाइन कुछ कर दे। चलो हो नहीं सकता, वो चेक नंबर लेते हैं, चेक लेते हैं, किसी का भी चेक को वो ले लेते हैं उस अकाउंट में। सर मैं एक ऐसा केस कर रहा था अभी पीछे, उसका बहुत इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था और कुछ अमाउंट यहाँ से था, बाकी मैंने उसको पूछा भाई तेरे मीटर का ये, उसने इतना चीजें बोली है कहाँ से, तो कहता है मार्केट के अंदर आदमी मिलते हैं जो चेक से दे देते हैं, उनको कैश दे दो, वो अपने पैसे लेते हैं, चेक ले लो। अब मैं इतना खर्चा डालूंगा तो उसका प्रोडक्शन कौन दिखाएगा उतना। बिल्कुल यही बात है, लेकिन प्रॉब्लम अब एक आ रही है सर कि ये पहले भी आया था और वहां पर भी बहुत ऑब्जेक्शन हुई थी कि सर ये हमारे यहाँ बिजली के बिल चेंज नहीं होते, हमारा किराएदार आता है और किराएदार आके बिजली का बिल की पेमेंट वो दे रहा है, लेकिन मेरे को क्या पता कि वो है। तो इसलिए पहले भी ड्रॉप हुआ था, इसके बारे में फिर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं लोग। ये देखिए क्या होता है, पर्पस क्या है, ये वही है। लेकिन ये सर एक्सपेंडिचर इनकर्ड पे बोल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। Who is bearing expenditure, that is important. सर हाँ जी चेयरमैन साहब। सर मैं रिटर्न भर रहा हूँ, मैंने एक्सपेंडिचर इंकर नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे एक्सपेंडिचर इंकर के अंदर वो मेरे बिजली का बिल का वो आ गया, वो कहेंगे आपके बिजली का बिल का तो ये है और आपने तो खर्च किया नहीं है, तो कैसे होगा। वो चीज बता रहा हूँ। वो अब 133.6 लेंगे, सीधा 148 कर देंगे, ये सब देखने वाली बात है। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। इसका कोई ना कोई एसओपी आना चाहिए। हाँ जी सर। सर मेरे पास एक क्वेरी है। हाँ जी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक मंदिर व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 हैव टू फाइल आईटीआर 5 और 7? 7 नहीं होती है सर, 5 ही होती है। ओके सर मेरी एक चीज संजय जी, बेसिक एग्जम्पशन ऑफ 2.5 लाख 2.50। संजय जी, हाँ जी संजय जी, मैं एक चीज बताऊं, अगर हम ये इसको कह रहे हैं ना 5 नहीं 7, मैं मानता हूं आपकी बात। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5 में तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट रख जाता है,
हाँ जी, वो देखते ही नहीं है, वो सीधा मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा देते हैं। अब चैरिटेबल ट्रस्ट वालों के केस में क्या होता है कि उनका, अगर आपको 2.5 लाख की एग्जामिशन लेनी है और सोसाइटी को तो 2.5 लाख की एग्जामिशन मिलती है, वो जी, वहां पर एमएमआर लगा देते हैं। हाँ जी, कई कई मैं नहीं देखा है, कईयों ने रिटर्न भरी है, वो रजिस्टर्ड नोट में। अब एक और प्रॉब्लम तो आई गई है जो 56(2)(10) की है, हाँ जी, क्योंकि अब 56(2) पहले तो प्रॉब्लम थी, अब तो जो रजिस्टर्ड है ही नहीं उनका तो 50,000 से ऊपर का जो अमाउंट आएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर यस सोर्सेज। सर, अब तो नाम बदल गया, पुराने वाली बातों में 7 ठीक था, अब तो हाँ जी, 5 भरना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो अदर सोर्सेज में ले लेंगे। कोई रास्ता ही नहीं है। और हाँ मेरी ओपिनियन में आज की डेट में रेक्टिफिकेशन से आप थ्रेशोल्ड लिमिट ले लो तो ले लो, लेकिन सीपीसी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे ही प्रोसेस करता है रिटर्न। और वो क्योंकि वो आप पूरी डिटेल नहीं देते ना सर, उसमें बेनिफिशियरी के पूरे वो लिखने पड़ते हैं परसेंटेज। हाँ जी, वो वो कहाँ से वो लिखेंगे, हाँ, मंदिरों वही में वाली होंगे कहाँ। प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर चैरिटेबल है तो पब्लिक एट लार्ज है, हाँ पब्लिक एट जी, लार्ज है पर रजिस्टर्ड नहीं है तो हाँ बेकार हो जी, गया। हाँ जी, इसे प्रॉब्लम आ रही है। ये पेंडोरा बॉक्स है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इनको 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन मिलेगी, ये भी एक क्वेरी है मनप्रीत नहीं, को। मेरी ओपिनियन में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगे और आपकी रिटर्न वैलिड नहीं होगी, आपको एडजस्टमेंट होके आएगी, फिर आप अपीलें लड़ते रहो। वैसे लीगली मिलनी चाहिए लेकिन हाँ वहां जी, नहीं मिलती। वहां नहीं मिलती। सर एक और क्वेरी है हाँ जी, सर, some person sold properties but electricity connections remain in the name of old owner. हाँ Now जी, what old owner will do? उसको उसको जो है वो उससे ले ले कि भी उसको नोटिस दे कि मीटर ट्रांसफर कर, बस ठीक है जी। वो लिख के रखे। सर यही इशू एक आने हैं और है मीटर ट्रांसफर के। हाँ जी, if उसको investment नोटिस in इशू करे। 54 EC, right sir, if investment in 54 EC bond is done after expiry of 6 months but before 30th June, then in which schedule of ITR 2 will it be disclosed, since this is not specifically mentioned under schedule DI? नहीं है वो, मेरे ख्याल से 54 ईसी वाले कवर नहीं किए हैं इन्होंने। तो ये ITR 2 में कहाँ पे जाएगा सर? सर मेरे आईटीआर को 2 देख, में नहीं है क्या? सर मेरे को नहीं पता ना, मैंने चेंजेस लिए हैं सर, ये पिछले साल ही होगा ना, मुझे नहीं मालूम। सर वो होगा जरूर है। मेरे को खोल के देखना पड़ेगा सर वो। हाँ, वो जो किसी को इनको कही ना ड्यूटी इनको लगाइए पीछे देखेगा तो। चेयरमैन साहब, या तो इनको मेरा नंबर दे देना, मैं इनको फॉर्म खोल के बता दूंगा। ठीक बात, ठीक श्योर बात, सर, ठीक बात। श्योर जी, चेंजेस मैं नहीं आपका हुए, जहां नंबर, पिछले साल दिखा रहे थे वहीं इस साल दिखानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं सबके साथ आपका नंबर शेयर कर दूंगा सर। हाँ जी, और कोई एक क्वेरी और में क्वेरी है आगे बढ़ूं? सर, एक और है सर, आई हाँ हैव जी, क्वेरी इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिल पेमेंट बाय पर्सन हैविंग नॉन टैक्सेबल इनकम, इफ एक्सीड्स 1 लाख देन व्हाई ITR रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड? पेमेंट से रिलेटेड है, अगर आपने पेमेंट नहीं करी, डिस्प्यूट है तो नहीं है। मान लीजिए 2 लाख का बिल इलेक्ट्रिसिटी वालों ने रेज कर दिया और मैं डिस्प्यूट में हूं, मैंने 20,000 दिए हैं खाली, तो एक्सपेंडिचर पे है, बिल की रेज पे नहीं है, एक्सपेंडिचर पे है। राइट सर, सर मेरे पास यही क्वेरी है जी। ठीक है जी, चलो सर, अच्छा है ना। यूट्यूब देखो यूट्यूब पे भी अपने पास कोई क्वेरी नहीं आई सर, यूट्यूब लाइव चल रहा है। सर, देखो बात यह है कि स्पीकर का जो, जैसे कैशियर का कैश जो है ना, वो टैली हो जाए, अगर क्वेरी सारी हो जाए तो स्पीकर का जो है ना वो ब्लड बढ़ जाता है। सर उसमें सर एक बॉटल ब्लड की और ऐड करो सर, एक क्वेश्चन और आ गया। अच्छा बोलो सर। असेसमेंट ईयर 18-19 में अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम नहीं ले, सर ये तो पहले भी आया था क्वेरी। हाँ, तो बता ये तो तो दिया गलत था बोल सर। रहे हैं, ये हाँ पॉसिबल जी, नहीं है, रिवाइज करो रिटर्न। हो ही नहीं तो अब सकती कुछ नहीं सर, हो सर सकता डेट सर, नहीं निकल सर गई। 18-19 की तो 18 आपको होगी। 19 नहीं हो सकती, हो ही 19 हो नहीं सकती सकती, है। डेट निकल गई। चुपचाप बैठ अच्छा जाओ, 148 आएगा तब ध्यान रखना। जी सर, सर आप आगे चलिए सर। चलिए सर, 26 AS, ये आंखें खोल देगा सर। सर आपकी ये जो स्क्रीन है, चेंज करने वाली है प्रेजेंटेशन। सर हाँ जी, थैंक यू तो डालो पहले। हट गई सर, मेरी तो हट गई, दूसरा आ गया, 1 मिनट। मेरे पे नहीं सर, थैंक यू नहीं हमारे हटाओ। पास अभी भी थैंक यू ही है। अभी भी थैंक यू है ना, क्यों थैंक यू काट हटाओ रही? सर। 1 मिनट ओनू बंद करना है सर, 1 मिनट करो। दोबारा शेयर कर दो सर। 1 मिनट, वही करना पड़ेगा। थैंक यू वाली को बंद कर। आ गई? सर अब स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई सर, अब आप स्क्रीन शेयर करो दोबारा। हाँ जी,
आ गई? जी सर। पूरी आ गई? नहीं सर, वो स्लाइड शो चलाओ सर। हाँ स्लाइड शो चलाया है। सर छोटी सी स्क्रीन दिख रही है। आ गया? हाँ जी आ गया सर। चलिए सर, 26 ईयर्स में क्या चेंज हो गया और पुराना वाला चला गया, नए वाला आ गया। सेक्शन 285 डबल बी और 1 जून 2020 से ये एप्लीकेबल हो गया। अब जितने आएंगे वो नए आएंगे और इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर चढ़ानी है। डिलीशन क्यों कर दिया? क्योंकि हम इंस्टीट्यूट से भी बहुत बार कहते थे कि आप 148 करते रहते हो, क्योंकि बिकॉज आप उसके अंदर 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आप बाद में 148 करते हो, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दो कि हमारा एसएससी क्या गड़बड़ कर रहा है, बाद में इश्यू ना हो। तो इसलिए इन्होंने इसको चेंज कर दिया। लेकिन ये अगर फॉर्म आपको अब लोन देने से पहले या किसी चीज से पहले ये सब आपसे मांगेंगे, और जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, तो जब हमको ये देना है तो कुछ चीजें हमको मास्क करके देनी चाहिए, ये मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। अब इसका नाम इन्होंने जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया और रेलेवेंट सेक्शन 203 डबल ए की जगह 285 डबल बी नया जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था क्लॉज 101 से ये सेक्शन। और इसके अंदर आपका रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर जैसे 26 ईयर्स आता है, ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगी। 3 महीने के अंदर इसको जो है इनको देना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा, अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं डालेंगे और मान लीजिए 2 साल बाद डाल देंगे, तो क्या आप पे वो कोई सेक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, या आपसे कोई चीज नहीं उसके बारे में पूछी जा सकेगी? इसके बारे में मुझे अभी डाउट है और ये इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। जब इसके कोई डिस्प्यूट्स आएंगे तो ये पता लगेगा। नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू द थिंग्स दैट क्या कहता है इसका ब्रीफ इम्पैक्ट क्या है। ये जो है आपको अपलोड करने के बाद जो फॉर्म मैनर है वो जो है ये डायरेक्टर जनरल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। आज की डेट में जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वो मेरे स्लाइड शो के लास्ट में है, लेकिन इसके अंदर 114 आई रूल जो है उसमें ये बताया है कि क्या क्या चीजें देंगे। आपका टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एसएफटी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगी आपकी। टैक्सेस अगर आपने कोई दिए हैं किसी भी तरीके के, डिमांड रिफंड्स अगर आपको कोई मिले हैं, क्योंकि रिफंड में बहुत सारी बात लोग इंटरेस्ट जो है वो भूल जाते हैं दिखाना, तो अगर आपके यहाँ कोई रिफंड यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शो द इंटरेस्ट एज इनकम ऑन इनकम टैक्स रिफंड। पेंडिंग प्रोसीडिंग के बारे में भी ये बताएगा। तो अगर मान लीजिए आपके कोई 148 इशू हुए और वो आपको मालूम नहीं है और यहाँ वो पेंडिंग में दिखा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द एक्शन अगेंस्ट ऑल सच थिंग्स जो यहाँ पे है। रेड के केसेस जो हैं या कोई और किसी तरीके का केस है तो यहाँ वो बताएंगे। कंप्लीटेड प्रोसीडिंग भी बताएंगे कि आपकी कौन सी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई और उसमें क्या डिमांड है, वो भी इसके अंदर आपको बताएंगे क्लियर कट। और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी ऑफिसर, अथॉरिटी, बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जीएसटी, कस्टम, पुलिस, इनसे कोई इंफॉर्मेशन आती है वो भी इसके अंदर जो इनकम टैक्स वालों को देंगे वो भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और 1998 के अंदर फॉरेन कंट्री से अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है वो भी यहाँ पेश की जाएगी। और इसमें इन्होंने लास्ट में कहा है इन्फॉ रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन टू द एक्सटेंट एज मे डीम फिट। जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज की एज इट इज डाल दें, उसको फिल्टर करने की भी पावर इन्होंने अपने पास रखी है। अब इसको जब हमने आगे देखा
कि ये क्या प्रोविजन है इसके अंदर। आप देखिए तो ये क्या कहता है, आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज होगा, असेसमेंट ईयर वाइज होगा। अब आपका पैन नंबर, आधार जो कैप्चर किया है वो आएगा, नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये डेट ऑफ बर्थ जरूर अगर आप किसी को दें तो इसको मास्किंग कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपके सभी क्रेडिट कार्ड और सभी जगह ये जो है वो कैप्चर होता है, किसी भी पासवर्ड को चेंज करने के लिए, किसी चीज के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस, इसमें से जो पोर्शन हमको जिसको देना है, अगर उसको हमको मास्क करना है तो हमें मास्क करके दे देना चाहिए। अगर वो ये कहेगा क्यों किया है तो आप उसको रीजन बता सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये कैप्चर करेगा। आपको उस पीरियड के अंदर जितना भी टीसीएस, टीडीएस, आपका कोई एसएफटी है, उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो कि रिपोर्ट हुई है, 3 महीने के अंदर अंदर ये सब इनको देनी है। ये टोटल सिंगल हेड चेंज हुआ है, बट इसके बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब बैंक वाले लोन देने से पहले, क्लियरेंस देने से पहले, किसी तरीके की कोई गारंटी लेने से पहले ये एसएससी का जरूर देखेंगे कि वो डिफॉल्टर कहाँ है। आज तक ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं था जिससे ये पता लग जाए कि इसकी क्या प्रोसीडिंग पेंडिंग हुई, क्या इसकी कंप्लीट हुई, वो सब उसके अंदर आ जाए। सो विद दिस, thank you very much, and if you have any other query, you are most welcome. Yes sir. चेयरमैन साहब। Sir, there is a query. हाँ जी। Hello. हाँ जी, हाँ जी। 143 1A की एडजस्टमेंट, हाँ जी। वो भी कौन सी ईमेल पे आएगी सर? वो ईमेल तो कई बार बड़ी डिफिकल्ट होती है चेक करनी। ये क्वेरी है सर मैं आपको बताऊं, मैं ये एक फेस कर रहा हूं। मैंने एक सीआईटी अपील पे ईमेल आईडी दूसरा दे दिया और मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो मेरे माई अकाउंट में वो है डिफरेंट। अब क्या हुआ, सीआईटी अपील ने जब जो नोटिस दिया तो मेरे रजिस्टर्ड मेल आईडी पे दे दिया। वो रजिस्टर्ड मेल आईडी मेरे किसी कंसल्टेंट का था, उसने मुझे बताया नहीं। तो अब इशू हमारा ये आ रहा है कि वो मेरा वहां पे जो है वो केस जो है एक्सपार्टी कर दिया। अब मेरा वहां से झगड़ा है कि साहब आपसे मैंने जो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए मेल आईडी जो दिया वो आपके फॉर्म में दिया, आप उसी पे देंगे। रजिस्टर्ड मेल आईडी बाकी चीजों के लिए, अपील के लिए नहीं है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, मेल आईडी हमेशा क्लाइंट का ही देना है, अपना नहीं देना है। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ये सजेशन दिया था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इशू आता है कि क्लाइंट नहीं अपना मेल आईडी दे रहा, तो उसका एक मेल आईडी उसके आईपी एड्रेस से खुलवा के डेडिकेटेड जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स के लिए हो, वो आप उसके आईपी एड्रेस से खुलवा के और उसमें आप एक फॉरवर्ड मेल अपने आईडी पे ले लें, ताकि कोई भी मेल उस पे आए या जाए तो वो आप पे आ जाए। ये हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट के अंदर टूल्स आ गए हैं जिसके अंदर वो मेल आईडी क्लाइंट का कंफर्म करे और उसको इंटेलिजेंटली रीड करेगा। अगर सेंडर कहीं भी उस रूल के अंदर सेट कर दोगे तो वो उससे आपके यहाँ लेगा, अदरवाइज बाकी मेल क्लाइंट की मेल से नहीं लेगा, वो वहीं रहेंगी। तो वो कन्फ्यूगर करने पड़ते हैं। वो सॉफ्टवेयर आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। Any members, if there is any other query, you can write in the chat box. देखो सर मैंने पूरा कर दिया 1.5 घंटे में। जी सर। In electricity bill matter, हाँ जी। it shall be applicable and complied by user also. यूजर के लिए है ये, तो जो पेमेंट दे रहा है उसके लिए है ये, पैसा कौन दे रहा है उसके लिए है ये। अगर वो एसएससी नहीं है तो रिटर्न भरेगा। Okay. Sir, Bill 26 AS shows such cases like 143 1A.
सर कोई भी प्रोसीडिंग के बारे में बताएगा आपको, जो पेंडिंग है, और जो कंप्लीट होगी है वो भी बताएगा। ये तो अभी 3 महीने का टाइम है, जून 1 से शुरू हुआ है। आज तो सर कौन सा 11 दिन है जी। 3 महीने उनके बाद जब डालेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो पुराने ही दिखा रहे हैं। अपने 26 पर्सन ईयर्स देखे नहीं कौन रेगुलर से आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, अभी नए नहीं आए। अभी पुराने आ रहे हैं, सब नया नहीं आ रहा। 3 महीने का टाइम है सर इनके पास। ओके, इसके अंदर तो मैंने मतलब स्पेसिफिकली बताया है, अपडेटेड रेगुलरली विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। ये ऑब्लिगेशन है साहब, ये नहीं कह देंगे हम भूल गए थे ये हो गया तो ऑटो हो जाएंगी वो। person is a regular assessee and his total income is of proviso of less than lakhs. लेस देन सर कुछ इसमें मिस हो गया। राजीव बांसल जी, आपने इसमें कुछ फिगर्स वगैरह मिस हो गई है आपकी। अनम्यूट कर दो उन्होंने। मैं सर वही देख रहे हैं। In the meantime, sir, in 26 years, changes in AIR norm also changed for banks. सर AIR इज ए एनुअल इंफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट हैगी, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हैगी। ਜਿਹੜੀ चीज ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ स्टेटमेंट 114 रूल आई च आएगा ते सेक्शन 285 BB में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपनी क्वेरी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये लिखा था गलत हो गया टाइप। पर्सन इज अ रेगुलर असेसी बट हिज टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakhs, whether he has to tick the proviso 7 to 139(1)। नहीं सर, वो बिलो टैक्सेबल वालों के लिए है। ओके, 5 लाख वालों के नहीं, बिलो टैक्सेबल। रेगुलर असेसी के लिए तो 7 प्रोविजो है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, 2.5 लाख वाले हैं वास्ते है सर। ठीक है जी। अटेंडेंस फॉर सीटी ऑटोमेटिक सर हम यहाँ से अपलोड करेंगे आफ्टर जनरेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम जूम आईडी। जितने भी रजिस्टर्ड है और जितने भी अटेंडेंस है वो रिपोर्ट वहां से निकलती है सर, उसके बाद हम अपलोड कर देंगे, वो लिस्ट साथ में जाएगी सर। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम संजय सर? Income tax department information be furnished on both mail and of assessee and consultant। सर ये तो अब डिपार्टमेंट का मैटर है, हम उसके साथ देखते हैं। सेकेंडरी में डाल दो अपना। सेकेंडरी पे मेल आती नहीं सर बहुत ज्यादा। नहीं, जब वो सर्विस नहीं होती, ये कंप्लाइन नहीं होती तब देते हो, तभी देते हैं। आपने दूर ही रखो सर। काय को भी GST वेस्टी में केसेस कर दिए इन्होंने। Any other query members? This is for the information of members कि ये सारा सेशन लाइव था YouTube पे भी, साथ में आप किसी भी टाइम पे बाद में भी इसको वहां से देख सकते हैं जलंधर ब्रांच ऑफ ICAI चैनल पे। सर एक और क्वेरी आई है, if any person makes housing loan payment during April to June can claim amount over and exact 1.5 lakhs in next year। अगर आपने इस साल जो अप्रैल में सपोज आपने 1 लाख पेमेंट करी, पिछले साल का आपका ATC का जो है 20,000 बैलेंस है, 20,000 वहां क्लेम करो, बैलेंस आप अगले साल में क्लेम करो, यही कहना चाह रहे ना, तो पॉसिबल है। लेकिन ओवरऑल पिछले साल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट प्रेस्क्राइब थी उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। 26 AS is for financial year 2021। हाँ जी, तो will it be made for 1920? अभी तक तो नहीं, मेरे को नहीं, अभी भी मैंने पूछा भाभी जी को, अभी भी पुराना ही आ रहा है। हो सकता है 2 आए, इस साल के लिए आपके लिए 26 ES आए और अगले साल के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आए। ये जब आएगी रिफ्लेक्ट होगी तब बताएंगे, लेकिन ये आएगी 1 जून बाद, 1 जून 2020 से। इंफॉर्मेशन जो कैप्चर हुई है 1 जून 2020 से।
जब आनी शुरू होगी तभी पता लगेगी ना चेयरमैन साहब। तभी पिक्चर क्लियर होगी कि सर हाँ डिस्प्ले जी पे आ क्या रहा है। हाँ जी जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी। शशि जी प्लीज टेक ओवर। Thank you so much, ये Sanjay Agrawal ji, for enlightening us. You guided us, and many thanks for that. Sir, normally हम token of love देते हैं, but now I pray to God that you get all the happiness and all the very good healthy life. So हमारे लिए यही token of love है. Thank you so much for that. And now I invite CA Gurleen Sani to formally present vote of thanks. Before that, Shashi ji, let me say a few words. Yes, sir. Yes. I would like to appraise members about the various activities and events being taken up by the Jalandhar branch. क्योंकि कुछ मेंबर्स को ऐसा फील हो रहा है कि जालंधर ब्रांच की तरफ से वर्किंग नहीं की जा रही और वही ज्यादा वर्किंग कर सकते हैं, चाहे वो कभी इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, लेकिन स्टिल दे फील कि जालंधर ब्रांच वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब ये स्पेसिफिक इशू आया है तो आई एम एक्सप्लेनिंग अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, ब्रांच बिल्डिंग। सर ब्रांच बिल्डिंग अगर आप सबको याद हो तो ये 4-5 साल 6 साल पुराना इशू है, जब लैंड ली गई थी और उसके बाद से ये इसको रोक दिया गया। कोई इस पे एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, किस टीम ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हमारी टीम ने जब से टेकअप किया है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विद उमेश दादाजी एज चेयरमैन, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्रांच बिल्डिंग। और जोनिंग का इशू जो चंडीगढ़ में कितने चक्कर लगे हमारे, नोबडी कैन चेक, वो जोनिंग का इशू पास करवाया आर्किटेक्ट के साथ, सारा बिल्डिंग मैप फाइनल हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी की कितनी मीटिंग्स वहां पे हुई हैं, एंड एज वेल एज अब वो आईसीआई के पास हमारी बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है उसने भी वो पास करवाया, जिसमें नंदा जी चेयरमैन है अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर, उसमें पास होने के बाद अब वो आईसीआई के पास पेंडिंग है ताकि वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सारा अप्रूव किया जाए। यहाँ पे मैं मेंबर्स को बताऊंगा कि इस मैप को बनाने से पहले हमने नियर बाय ब्रांचेस लाइक संगरूर दादाजी ने विजिट की, चंडीगढ़ गुरलीन सानी जी ने विजिट की, बठिंडा ब्रांच मैंने विजिट की और अमृतसर ब्रांच हम सबने मिलकर विजिट की, बहुत ब्रांचेस विजिट की, तब जाके उनकी सबके मेन पॉइंट्स लेके कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मैप आर्किटेक्ट के साथ फाइनल हुआ और अभी ये आईसीआई के पास पेंडिंग है। सेकेंडली, आप सबको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान आप सबको ब्रांच ऑफिस से कॉल्स आनी शुरू हो गई थी कि ब्रांच डायरेक्टरी के लिए डाटा दीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग, और जो कि बहुत जल्दी एक रियलिटी होने वाला है, ब्रांच डायरेक्टरी मोबाइल ऐप जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सका करेंगे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी की रहा करेगी, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। 30 अप्रैल से रेगुलरली डेली बेसिस पे ब्रांच के वेबिनार्स हो रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने स्पेसिफिकली एक 9 दिन का जीएसटी कोर्स भी ऑर्गेनाइज किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत से मेंबर्स ने ये कहा कि हम जीएसटी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस कोर्स वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन जीएसटी आल्सो। So another opportunity was dwelt for members. Not only for member knowledge, we have also involved kids also. आप सबको याद होगा कि पोइट्री कंपटीशन एक अरेंज किया गया था बच्चों के लिए, जिसमें 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था फॉर द एज ग्रुप ऑफ 4 to 8, और वो बहुत बढ़िया कंपटीशन हुआ था और उसमें बच्चों के इतना बढ़िया परफॉर्मेंस थी कि हमें 2 फर्स्ट प्राइज, 4 सेकंड प्राइज, 2 थर्ड प्राइज और 6 कंसोलेशन प्राइजेस डिक्लेयर करने पड़े, जहां पे कि सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना था। नेक्स्ट, हमारा एक बहुत पुराना पेंडिंग इशू था कि YouTube पे हमारे वेबिनार या सेमिनार क्यों नहीं आ रहे। वो चीज भी इंप्लीमेंट कर दी गई, जालंधर ब्रांच का YouTube चैनल बना दिया गया और सारे सेमिनार्स और वेबिनार YouTube पे लाइव हो गए। ये मेंबर्स की एक बहुत पुरानी डिमांड थी, यहाँ तक कि मेंबर से रिक्वेस्ट की गई कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है और आप उसको YouTube पे डालना चाहते हैं तो प्लीज हमें भेजिए, और उसमें बहुत से प्रोग्राम्स और वीडियोस हमारे मेंबर्स के हैं, इंक्लूडिंग एक्सेल यूटिलिटीज ऑल्सो।
हमें पता ही नहीं था कि हमारे मेंबर एक्सेल्स में इतने एक्सपर्ट हैं कि वो वहां पे हमें वीडियो भेज रहे हैं और छोटे छोटे टॉपिक पे, और वो सबके काम के वीडियोस हैं। और नॉट ओनली फॉर मेंबर्स, हमने स्टूडेंट्स के लिए भी एक्टिविटीज प्लान की, जिसमें अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर क्लासेस, जो उनके सब्जेक्ट मैटर के लिए क्लासेस अरेंज की गई, उसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल पे, रिज्यूमे राइटिंग पे, एज वेल एज जीडी हैंडलिंग पे, जो उनको रेगुलरली यूज होंगी उनके कमिंग करियर में, वो सारी एक्टिविटीज की गई हैं। सर 2019 onward this team is working and we are proud on working of our team, and we can assure you that we will not leave any stone unturned. Even during this webinar, मैं और गुरलीन सानी जी कैशियर रेगुलरली आईसीआई के साथ टच में थे, क्योंकि कुछ अकाउंट्स के रिलेटेड इशू हमारा वहां पे चल रहा था। तो मैं जितनी देर भी यहाँ से म्यूट करता था तो मेरी उधर कॉल चल रही होती थी। So we are working regularly day and night on this aspect. I request members कि हम पॉलिटिशियन नहीं है, we are not politicians, we are here for the service of profession only. यहां से हम किसी ने भी कोई भी टीए डीए या सैलरी नहीं ले रहा, हम सब ब्रांच के लिए वर्किंग कर रहे हैं। और जितने पास्ट चेयरमैन और पास्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सीनियर यहाँ पे हैं, दे विल एग्री विद मी कि हम सब होल हार्टेडली सेल्फलेसली ब्रांच की सर्विस के लिए ही आए हैं, और उसी के लिए हम आगे वर्किंग करते रहेंगे। आई होप यू विल अप्रिशिएट वर्किंग ऑफ ब्रांच, और अगर उसमें कहीं कोई कमी है, आई विल डेफिनेटली से कि वो हमें बताइए ताकि हम उसको दूर कर सकें। एंड फर्दर इफ देयर इज एनी टॉपिक जो आप चाहते हैं कि वेबिनार उस पर ऑर्गेनाइज किया जाए, तो वो भी हमें बताइए ताकि हम उस पर भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। इसी कड़ी में हमारा अगला प्रोग्राम परसों सैटरडे को है। सेंट्रल काउंसिल मेंबर संजीव सिंगल जी और सेंट्रल काउंसिल मेंबर रंजीत अग्रवाल जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और यूडीआईएन पे सेशन लेंगे, और 2 CPRs कंपल्सरी हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लेने के लिए, तो हमने वो वेबिनार भी प्लान किया है। हमने सिर्फ बीच में थोड़ी सी ब्रेक डाली थी जब बैंक ऑडिट का टाइम था और मेंबर्स बैंक ऑडिट में बिजी थे। तो रेगुलर मोर देन 30 webinars we had so far, including प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता जी की प्रेजेंस, उनकी फेलिसिटेशन इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमिनार, बैंक ऑडिट पे 4 दिन का वेबिनार एज वेल एज सेमिनार। स्पेसिफिकली विवाद से विश्वास स्कीम 4 तारीख को आई थी, और हमने 5 तारीख को चीफ कमिश्नर के साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें काफी मेंबर्स ने स्काईलार्क होटल में अटेंड किया था। वो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। और जिस दिन मैंने एज ए चेयरमैन, यानी कि ये टीम का सेकेंड ईयर शुरू हुआ था, उसी दिन हमने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट पे एक वेबिनार सेमिनार 26 को ऑर्गेनाइज किया था। In the past also this team has worked very good, and I hope कि मेंबर आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू शशि। Now I request Gurleen ji for vote of thanks. Thank you so much, Tuesday. Good evening, everyone. Firstly, I would like to wish everyone a very safe and healthy life, because the time is not good. So I believe all the members of the branch are keeping them very well safe. Like we know, all good things come to an end. So is this seminar. On the behalf of Jalandhar branch of NIRC of ICI, I take this opportunity to propose a vote of thanks to CA Sanjay Agarwal ji and also CA Girish Ahuja ji for their presence, who have directly and indirectly contributed to this seminar in a big way. CA Sanjay Agarwal ji has been always like a home member to this branch, and he has covered all the topics, all the points, which is the need of the hour, as the return filing session, or I would say the income tax return forms are already been notified. Both of them are always available for us for knowledge sharing or any clarification or anything we require. Apart from the regular life, anything about the institute, if there is any need, CA Sanjay Agarwal ji was always available. At the time, he was Central Council member also, and after Central Council member also. We are thankful to our Honorable CA Piyush Bansal ji for his enthusiastic support, for working in this difficult period, for arranging seminars back to back. As already mentioned that the total number of seminars
from February onwards are more than 30. Usually 30 seminars is a average seminar for the whole year, which we have already covered in a span of 3 to 4 months. So you have a great enthusiasm for the branch. I really respect for you. I would like to give a special thanks to all the members for their active participation towards all the webinars and the seminar, and also for the today's seminar. With all these warm words and kind message, let's move to an end, and I would give a thank you to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Greaves sir. और ये जो बैकड्रॉप का आइडिया जो है आपका बहुत अच्छा है, ये सभी में लगेगा. Thank you, sir. Thank you, जी. Okay. Thank you, जी. Thank you all the members. Please join us on Saturday on webinar on accounting standards and UDIN at 4 p.m. on coming Saturday. 3:30 p.m. 3:30 p.m. sir. 3:30 p.m. Yes, 3:30 p.m. Thank you, sir. Thank you very much.